दोस्तों, इस चार्ट को देख करके अचंभित मत होना। इस स्टॉक की एक चार्ट है और चार्ट एक साल में हम केवल परसेंटेज की बात कर रहे हैं। करीब 1900% की उछाल दी। अब इसके पीछे क्या कारण है, हम आज के स्टॉक लर्निंग में यही जानेंगे। साथ में डिटेल एनालिसिस करेंगे, चाहे उसकी फंडामेंटल से लेकर के टेक्निकल की पॉइंट तक की बात करने वाले हैं। तो चलिए, जिसका नाम है व्यू नो इंफ्राटेक। क्या है इस मार्केट में, क्या है कंपनी को लेकर के, क्या एक्सपेक्टेशन है, जो कि बीएसई में ओनली ऑन लिस्टेड है। और साथ में देखा जाए तो कंपनी में जो कि खास के निवेशक की बात करूं तो करीब करीब 12,000 के आसपास के निवेशक इसमें इन्वेस्टेड है एट द टाइम ऑफ जून। 30 जून तक के डेटा को, जो जून की क्वार्टरली डेटा आता है, उसके अकॉर्डिंग की बात कर रहा हूँ। चलिए, थोड़ा सा आप समझते हैं इस स्टॉक को लेकर के, इस कंपनी को लेकर के, जो आखिर क्या क्या काम करती है, जिसकी वजह से इसके मार्केट में पिछले एक साल में 1900% की जंप देखने को मिला और पिछले 6 महीने में करीब करीब 1500% की हायर टू देखने को मिला। आखिर इस स्टॉक में आखिर इतना क्या पोटेंशियल्स बनी है, तो जानते हैं। चलिए, सबसे पहले वेबसाइट्स पे विजिट करते हैं तो निकल के आती है वर्ल्ड ऑफ इनोवेटिव कंप्यूट एंड स्टोरेज सोल्यूशन। मतलब इससे एक बात समझ में आती है, जो कंपनी कंप्यूटर्स और स्टोरेज से रिलेटेड, अर्थात हो सकता है कि डेटा सेंटर की बात करें, या स्टोरेज वाले जो एक्टिव जो क्लाउड सिस्टम होती है उस पर कामकाज करती होगी। तो आखिर इसका नाम इंफ्राटेल क्या है? कंपनी का नाम तो निकल के आती है कि व्यू नो इंफ्राटेक। इंफ्राटेक मतलब ये होगा जो कंपनी इसी से रिलेटेड कामकाज करती होगी। जहाँ पे इनकी प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में देखा जाए तो कहती है इनके पास सर्विसेज क्या है। वो कहती है जो इनके पास डीसी एंड क्लाउड्स ऐसे कोलोकेशंस की बात करती है, और नेटवर्क की कामकाज देखती है। अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं कि विलो मार्केटिंग्स और इनकी इन्फोटेक की बात करती नजर आती है। और कुछ ऐसा अपडेट यहाँ पे नहीं नजर आती कंपनियों और बाकी सारी चीज़ों के बारे में कहा। इनकी सर्विसेज की यदि इमेज की तरफ देखा जाए तो यहाँ कहती है कि इनका सर्विसेज में इंस्टॉलेशन मैनेजमेंट सर्विस, कोलोकेशंस, इंस्टॉलेशन सर्विसेज। इसके अलावा देखने को मिलती है कि कुछ और चीज़ यहाँ पे और कुछ है फिगर आउट तो नहीं। इस इन सभी चीज़ों में इनका कंपनी का कामकाज देखने को बनता है। कहती है जो नेक्स्ट जेन डेटा सेंटर की बात करती है, जो कि मार्केट में आजकल सबसे ज़्यादा डिमांडेबल में है। इस पे बड़ी बड़ी कंपनीज, चाहे इनकी बड़ी बड़ी कंपनी हम कंपेयर भी करके देखेंगे एक बार, जो कि इस सेक्टर में कंपनी कामकाज करती नजर आती है। तो चलिए, थोड़ा सा समझते हैं इसको क्या कहती है इस कंपनी को लेकर के, जहाँ पे मार्केट में ये देखा गया कि 6 महीने में 1500-1600% की उछाल बनती है। तो आखिर इस स्टॉक में कुछ तो बड़ी बात होगी। तो देखिए, सबसे पहले देखा है तो बुक वैल्यू बिल्कुल साइलेंट बैठी, ईपीएस साइलेंट बैठी। अब इसका पीछे क्या कारण है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन हम इसको डिटेल समझने के प्रयास करेंगे आखिर इसके पीछे क्या कारण है। जहाँ पे बुक वैल्यू और ईपीएस साइलेंट बैठे, जहाँ पे इंटरेस्टिंग वैल्यू भी साइलेंट बैठी है, और ये सब क्यों साइलेंट, क्योंकि ये सब एक दूसरे से डिपेंडेंसी। अब आते हैं स्टॉक में भीड़ को लेकर, जहाँ पे ईपीएस कहता है साइलेंट है। जब ईपीएस साइलेंट बैठी है तो फिर आखिर स्टॉक में भीड़ कैसा हुआ, जो कि 20 गुने की भीड़ कहता है। अब ये मुझे समझ में नहीं आ पा रहा है, क्योंकि जो स्टॉक का पी निकालने का फॉर्मूलाज होता है वो होता है करंट प्राइस से क्या करना है, ईपीएस से डिवाइड कर दीजिए तो ये निकल के आती है। मतलब ये समझ में आई कि इसका कुछ तो बात होगा यहाँ पे, लेकिन वो डेटा यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा। अब इसका क्या कारण है क्या नहीं है, नियरली मैं कह सकता हूँ कि 5 और 6 के बीच में, 5 5 रुपये 25 पैसा, 20 रुपये के 20 पैसे के आसपास इसका ईपीएस होना चाहिए था। जहाँ पे फेस वैल्यू ये कहता और ये स्टॉक का पी 29 19 का आंकड़ा कहता। आती इंडस्ट्रियल की जो बाकी कंपनियां हैं उनकी तरफ देखिए नजर डाल के, तो ये कहती है करीब 38 गुने की भीड़ है, जहां पे इस कंपनी में अभी भी भीड़ केवल और केवल 19 गुने की भीड़। मतलब इसके हिसाब से ये, यदि ये नियर अबाउट द सेम पे पहुंचने के कगार पे जाती है, इनकी प्राइस नियर अबाउट 200 हो सकता है। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ जो 200 होगा, ध्यान देने वाली बात है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ 200 होगा। इसके अकॉर्डिंग यदि ये मार्केट क्या होती है, मार्केट में पोटेंशियल बढ़ती है सेक्टर वाइज, तो इसका भी थोड़ा थोड़ा सा तो भला होगा। जब थोड़ा सा भला होगा तो इसमें थोड़ा सा खरीदारी बढ़ेगी, तो मार्केट की प्राइस क्या होगी, जैसे लोग ज़्यादा भीड़ में आएंगे तो प्राइस में क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर यहाँ पे
फिर डिक्लेरेशन नहीं देते हैं कि आखिर नंबर ऑफ शेयर कितना कहता है। चलिए अब आते हैं स्टॉक को लेकर के, जहां पे प्रमोटर्स की होल्डिंग कहता है 36% के आसपास। आखिर क्या रहा जो 50% से अपनी होल्डिंग को कम कर लिया प्रमोटर्स ने, और उससे भी कम कर लिया। इसके अलावा की बात करें तो आरओसी कहती है 94% के आसपास, आरओई कहती है करीब 124% के आसपास। ये सब क्या कहता है, एक अच्छी रिकॉर्ड देखने को मिलती है। जबकि डेट टू इक्विटी रेशियो बारे में कहते हैं 0.5 और करंट रेशियो भी कहता है करीब 1.24। इन दोनों को भी आकलन करेंगे, क्योंकि ये दोनों उन चीजों को दिखाता है, सामने आईना दिखाता है, जिसके लिए पीएल में ये पार्ट्स को बुक किया जाता है। इसलिए हमने यहाँ पे फॉर्मूलाज का यूज किया, जिसका नाम है R2R। R2R का मतलब हुआ, एक तो हम जानेंगे इसको रिस्क टू रिकंसिलिएशन को लेकर के, जहां पर हम एक एक लाइन जो कि समरी डेटा है, इसके पीछे हम डिटेल्ड में जाएंगे, उसके रिकंसिलिएशन करेंगे और समझेंगे जो आखिर इसमें क्या है। दूसरी तरफ कहता है रिस्क टू रिटर्न, आखिर इस पीछे जो रिस्क बना हुआ है उसके वजह रिटर्न कितना मिला है निवेशकों को, वो भी हम जानेंगे। तो चलिए पड़ाव को स्टार्ट करते हैं। जो कंपनी क्या करती है, जो कंपनी कहती है IT इंफ्रास्ट्रक्चर्स एज ए सर्विस in the provider, and the company specialized in the designing buildings and the operating and the cloud enables is data center and the provide co-location and the network management services। इन तरह की सर्विसेज की मार्केट में वैसे भी डिमांड है, और क्या सर्विस कंपनी है, छोटी सी कंपनी है जिसका मार्केट कैप कहता है ओनली ऑन 177 करोड़ का। और अभी तक आपने यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि हम आपके साथ केवल यहाँ पे टिप्स शेयर करने नहीं आए, क्योंकि टिप्स मुझे आती नहीं है, मुझे एक ही चीज़ आती है जिसका नाम है लर्निंग। चलिए लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से चलते हैं और समझते हैं इसको लेकर के, जहाँ पीयर्स में ओकरा फाइनेंशियल्स, पीबी फिनटेक, किबिट और टाटा एलेक्सिस, टाटा टेक्नोलॉजीज, कोफॉस और फलास इंडिया जैसे कंपनी शामिल है। वहाँ पे इन सभी कंपनियों में सबसे ज़्यादा भीड़ यदि किसी कंपनी में है तो उसका नाम है क्या, पीवी फिनटेक। इसके अलावा की बात करूं तो ये कहती है कि यहाँ पे करीब 19 की भीड़ है, लेकिन यदि हम डेट टू इक्विटी की तरफ नाकलन करके देखें तो इसके बारे में कहती है तो यहाँ पे सबसे ज्यादा इन्होंने क्या कर रखा है, एक डेट्स अपने पास रखा है, जिसकी वजह से यहाँ पे हो सकता है जो और इनका थोड़ा सा कम हो जाए यदि एक्चुअल आंकड़ा निकल गया। चलिए आते हैं क्वार्टरली रिजल्ट की तरफ, क्योंकि ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल इसलिए है कि ये भी जानना जरूरी है कि परसेंटेज वाइज इसका स्टॉक में क्या कहती है, और यहाँ पे परसेंटेज बात नहीं कहती है, क्योंकि इसके बाद ऐसा कोई डेटा निकल के नहीं। अब देखिए रिजल्ट के बारे में क्या हुआ, क्वार्टरली रिजल्ट की तरफ क्या कहती है, इसके बारे में कहती है सेल्स में जो है वो डेटा क्या कहती है जून टू जून के बेसिस पे इस कंपनी में कुछ था नहीं, मैनेजमेंट ने कुछ किया नहीं, अब जाके 13 करोड़ का सेल्स बुक किया। अब जब सेल्स बुक किया है तो क्या इनके पीछे मार्च वैली में सेल्स 28 करोड़ से ज्यादा, मतलब पिछले पीरियड से वाई के बेसिस पे तो अच्छी खासी परफॉर्मेंस है, इसमें कोई कमी नहीं है। लेकिन सवाल आता है कि क्यू आर क्यू के बेसिस पे केवल 50% से कम रह गया, ये थोड़ा सा चिंता है, जहां पे अदर इनकम साइड में इनके पास फिलहाल कुछ नहीं है। और नेट प्रॉफिट के बारे में कहती है जो 9 लाख से लेकर के ये लास्ट तुम करीब करीब 3 करोड़ 89 लाख का उन्होंने बुक किया, क्योंकि पिछले पीरियड में 4 करोड़ 4 लाख का। अब यहां से लेकर के यहां तक की डेटा देखिए क्वार्टर ऑफ क्वार्टर बेसिस पे, तो सबसे ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस उन्होंने मार्च में किया था 4 करोड़ 4 लाख। ईयर एंड ईयर बेसिस पे क्या कहती है, यहाँ पे देखने को मिलती है जो डेटा सेल्स के बेसिस पे देखा है तो केवल इसी साल में कंपनी का कामकाज देखने को मिला है, तो कहता है 37 करोड़ के आसपास। अब ये समझ नहीं आता क्या लिस्टिंग अभी हुई थी क्या, इसका हम एक नज़र डालेंगे उसमें भी कि आखिर लिस्टिंग कब हुआ था इस डेटा को, इस कंपनी को लेकर के जो ऑनली ऑन BSE में, और लिस्टिंग के बाद कितने दिन में इसका कामकाज हुआ है उसका भी आंकलन करते हैं। यहाँ पे 1 साल की डेटा ये निकल के आती है, इससे पहले कोई डेटा नहीं था। इसके अलावा देखा जाए तो कंपनी के पास प्रॉफिटेबिलिटी ये कहती है पूरे साल के अंदर, और यहाँ पे लास्ट 12 महीने का डेटा उससे भी अट्रैक्टिव मोड में देखने को बनती है। इसके बाद और क्या कहती है, क्योंकि ये जो पार्ट्स हैं ये पार्ट्स उन पार्टों से जुड़ा हुआ है जो कि एक बुक किया जाता है, इसका नाम है बुक्ड वैल्यू। और बुक्ड वैल्यू के हिसाब से मैं कह रहा हूँ तो बुक्ड किया हुआ वैल्यू है, इसके पीछे हमें R2R को जानेंगे, जिसके लिए हमें बैलेंस शीट के फिगर को समझना पड़ेगा।
जब हम बैलेंस शीट फिगर को समझने के लिए चलेंगे तो जानते हैं इसको लेकर के क्या कहती है। इसमें केवल और केवल दो जगह हम रिकंसिलिएशन करेंगे। पहला पार्ट होगा जो कि होगा पहला पार्ट ये बोरोइंग्स को लेकर के, आखिर बोरोइंग्स यदि कंपनी ले रही है तो उसका यूज क्या कर रही है, उसका यूटिलाइजेशन क्या कर रही है, क्या अपनी फिक्स एसेट्स में खर्च कर रही है, क्या अपनी प्रोडक्टिविटी में खर्च कर रही है, या अदर एसेट्स के अंदर उसको डाल दिया। इन्होंने जो देखा यहाँ पे देखने को मिलती है, इन्होंने क्या किया, जो लिया फंड वो अपनी फिक्स एसेट्स में खर्च किया। और फिक्स एसेट इनके पास क्या है क्या नहीं है ये तो मैं अपना नहीं कह सकता, इसका यदि डेटा होगा तो शायद देखेंगे पीपीटी के बेसिस पे। इन्वेस्टमेंट में कुछ नहीं है, और अदर लायबिलिटी अदर एसेट्स की तरफ देखा तो उसमें कहती है अदर इनके पास 37 करोड़ का। ये मुझे समझ नहीं आया। अब ये बात मुझे समझ इसलिए नहीं आई, जो कंपनी के पास 37 करोड़ कहता है जो हमारे पास उधार हमने सेल किया, ठीक है अच्छी बात है, उधार सेल्स करा, उन्होंने उधार सेल्स के बेसिस पे उन्होंने प्रॉफिट बुक किया। तो 37 करोड़ के बेसिस पे आप इसको आंकलन करके देखेंगे, इसलिए 5 करोड़ किया 5 करोड़ का, तो कितना कहता है, करीब करीब 7 गुने से ज़्यादा, मतलब 7.5 गुने के आसपास की इसकी जितना उन्होंने प्रॉफिट बुक किया उतना मार्केट में भी पैसा फंसा हुआ है। अब चिंता ये पैसा कितने दिन के लिए फंसा हुआ है, तो ये कहते हैं जो पैसा तो मेरा 1 साल फंसा हुआ है, और ये इनके लिए बहुत बड़ी चिंता की बात है, जो आखिर इस कंपनी में आईटी सेक्टर की कंपनियों में 1 साल तक पैसा फंसा हुआ है, और वो पैसा जितना प्रॉफिट बुक किया है उनके बेसिस पे कई गुने की ज़्यादा देखने को मिलती है। आखिर इनमें जबकि इंटरेस्ट की बर्डन उतनी ज़्यादा नहीं रही है, केवल और केवल 29 टोटल 19 लाख का उन्होंने इंटरेस्ट की बर्डन दिखाई है। इंटरेस्ट की बर्डन क्या दिखाई है, 19 लाख के आसपास। बाकी उन्होंने डिप्रेशिएशन से करीब 47 लाख डिप्रेशिएशन बुक किया हुआ है। आते हैं थोड़ा सा पार्ट समझते हैं किसको लेकर के, इनको इन्वेस्टर को लेकर, और आते हैं यहाँ पे चार्ट में आखिर कंपनी को लेकर के यहाँ पे स्टार्ट कब करती है। कहती है अक्टूबर 23 में इस कंपनी की जन्म हुआ था। कब हुआ था इनकी जन्म, नियर अबाउट कह सकते हैं 11 सितंबर के आसपास, नहीं 11 सितंबर के आसपास तो नहीं होगी, इससे पहले डेटा जरा देखें क्या कहती है। नियर अबाउट मैं थोड़ा सा और इसको पॉइंट आउट करने का प्रयास करता हूँ, लिस्टिंग कब हुआ था इस कंपनी का, लिस्टिंग कब हुआ था, इसके लिए कहाँ जाना पड़ेगा, हमें जाना पड़ेगा कुछ आंकड़ा को, जहाँ पे इन्होंने के बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड तो हुआ, लेकिन कब हुआ इसका डेट यहाँ पे देखने को नजर नहीं आती है। यहाँ पे यदि डेटा देखें हम पिछले 1 साल के डेटा, तो कब तक की डेटा आती है, ये अक्टूबर, ये सितंबर 11 को इनके पास लास्ट डेटा आती है। इसके अलावा की बात करूँ तो क्या कहती है, इन्होंने 23 मार्च के अंदर ये 23 तक का डेटा निकल के आती है 5 साल में, मतलब ये 31 मार्च 2023 को लिस्टिंग हुआ था नियर अबाउट ₹2.35 के आसपास, और वहां से चलना चालू किया। शायद इसके लिए बारे में कुछ वेबसाइट्स कुछ कहती है क्या इनको लेकर के, लिस्टिंग कब करवाए थे इन्होंने। इनके पास ब्रांड रिसोर्स एंड पार्टनर की बात तो ढेर सारे कंपनी एवीएस है, जिसमें टेलियाज हैं, एजूर्स का नाम निकल के आता है, वसावी का नाम निकल के आता है, और न्यूज मशीन्स इनके पास वेंचर्स के अंदर है। इनकी लिस्टिंग कब कराते हैं ये इनका डिटेल का ऐसा कुछ देखने को नज़र नहीं आ रही, लिस्टिंग की डिटेल को लेकर के। आप लोगों को कुछ आपसे आइडिया हो तो मुझे बताना प्लीज़। लेकिन इसको हमने क्या देखा, इस स्टॉक को जो पिछले जब से चल रही है तब से लगातार बढ़ती नजर आती है, जहाँ पे शेयर होल्डिंग के पैटर्न जो देखा जाए 21 से लेकर के अभी तक, तो 12,000 के आसपास के लोग वहां भी थे, और आज भी करीब करीब 12,000 की जो शेयर होल्डर है वो बने हुए हैं। इसको मैं सीधे सीधा बात हूँ, निवेशक की बात करूँ तो निवेशक की तादाद कहाँ पे 12,000 के आसपास की बनी हुई है, जो कि 21 से लेकर के 24 तक के डेटा में क्या, नियरली 36% के आसपास की प्रमोटर की होल्डिंग, जिन्होंने प्रमोटर अपनी होल्डिंग को थोड़ा सा बेचा है इस यहाँ पे इस पोजिशंस में। जबकि ये भी देखने को मिला है बेचने के बाद भी इनमें जो फेरबदल हुआ उसमें कोई फेरबदल नंबर ऑफ शेयर होल्डर को लेकर नहीं हुआ। आइए चार्ट की तरफ देखते हैं, चार्ट क्या कहती है इसको लेकर। तो चार्ट कहती है जो कि 28 मार्च तक का डेटा निकल के आती है यहाँ पे 28 तारीख को शायद इसको ₹2 के आसपास की प्राइस देखी गई थी 2023 के अंदर। उसके बाद इसमें लगातार इसने ऊंचाइयों को टच किया, जबकि बीच में काफ़ी बल्क डील भी देखने को मिला है, दो बार काफ़ी वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मार्केट में आ गए थे और खरीदने। और वॉल्यूम कब आई थी, केवल 2 ही टाइम देखने को वॉल्यूम आती है, इससे पहले 1 महीने के चार्ट का आंकलन करें केवल एक ही बार ट्रेडिंग हुआ क्या पूरे के महीने में,
कि 9 अगस्त को ट्रेडिंग देखने को मिला था। इसके बाद लास्ट ट्रेडिंग कब हुआ इसका? इसका लास्ट ट्रेडिंग तो हुआ है 5 सितंबर को भी देखने को मिला है। इसका हम आकलन कर रहे थे इस चीज को लेकर के, तो आखिर में ये देखने को मिला जो कंपनी ने रिटर्न की तरफ जो हमने देख रहे थे स्टार्टिंग से, जो कि एक 6 महीने में करीब 1500% के आसपास, एक साल में करीब देखने को मिला करीब 1900% के आसपास की, जो लगातार इसमें क्या क्या था, जंप करती नजर आई थी। आज के स्टॉक लर्निंग में हमने ये जाना, इस कंपनी को लेकर जाना, और इसके एनालिसिस पार्ट देखे तो ये कहती है जो ऑलमोस्ट डिलीवर द गुड प्रॉफिट की बात करती नजर आई है। प्रमोटर्स होल्डिंग इसमें काफी कम हो गया है, उसके बारे में आंकड़ा कहता है। और कैपिटलाइजेशन वैल्यू की बात करती है, इसमें एक डिमेरिट की बात करें जो कि कहती है कि हाई डेटर्स डे की बात करें जो कि 367 डे के आसपास निकल के आती है, जो इनके लिए थोड़ा सा एक निगेटिव सेंटिमेंट देता है कि आपने सेल्स तो किया लेकिन आपके सेल्स की वजह से आपके पास पैसे नहीं आ पाए। अब इसमें एक चीज और देखेंगे किस चीज को लेकर के, जहां पे हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन और कुछ और चीज निकल के आती है, क्या कंपनी कुछ कभी देती है। तो कंपनी ने कहा कि हम फाइनल डिविडेंड भी रिकमेंडेशन दिए थे। कब दिया था उन्होंने? 4 तारीख को उन्होंने कहा कि मैंने फाइनल डिविडेंड के लिए रिकमेंडेशन भेजी है, और वो क्या कहता है हम एक नजर डालते हैं। फाइनल डिविडेंड का रिकमेंडेशन क्या कहती है उसको लेकर के, तो कहती है कंपनी, जो हमने 7 सितंबर को हमारी जो मीटिंग होने वाली थी, शेड्यूल ऑफ द 7 सितंबर को मीटिंग होने वाली थी, उसमें कहती है कि रजिस्टर्ड इन द ऑफिसर ऑफ द कंपनी सिचुएशन जो कि जहाँ पे ऑफिस था इनका, कहती है जो हमने क्या किया, रिकॉर्ड डेट फॉर द पर्पस ऑफ द एस्टेब्लिशन द लेवल टू द शेयर होल्डर फॉर द पेमेंट्स ऑफ द सेट फाइनल डिविडेंड, जो कि फाइनल डिविडेंड की उन्होंने घोषणा किया है, जो कि इसलिए ट्रेडिंग विंडो की उन्होंने बात किया था क्लोज करने के लिए, क्योंकि 5 सितंबर को डेट था और 7 सितंबर को तो वैसे भी सैटरडे है। तो इसमें क्लोज की बात कल के आई थी। इसका लेटेस्ट सेंटिमेंटल भी कुछ दिया है मीटिंग के बाद उन्होंने क्या दिया, और उसके बाद फिलहाल यहाँ पे हम एक बार रिफ्रेश भी करते हैं। फिलहाल अभी तक कुछ अपडेट यहाँ पे निकल के नहीं आई है, जो क्या हुआ अभी मीटिंग को लेकर के, मीटिंग कब हुई है, कंपनी टाइमिंग की बात उन्होंने किया था, उस टाइम की डेट की बात किया था कंपनी ने, आई थिंक कॉर्पोरेट एक्शन के हिसाब से। और यहाँ पे कंपनी ने डिविडेंड की बात जो किया है, वो ये कहती है कि हमने कितना दिया है 24 के अंदर, 24 कंपनी 2 बार डिविडेंड दिया है, और दोनों डिविडेंड की पार्ट ने दिखाया कि करीब कितने की, करीब करीब 50 और 75 पैसे के डिविडेंड दिया है। मतलब ये कह सकते हैं कि एक 100 रुपए के शेयर के आसपास की जो है डिविडेंड 70 पैसे के आसपास मिलती है। अब यहाँ के बेसिस पे यहाँ पे जून का डेटा अपडेटेड नहीं है। एनालिसिस पार्ट में देखा गया सेंसेक्स के हिसाब से कंपेयर करें तो पिछले एक साल की डेटा की बात करूँ, एक साल में लिस्टिंग हुई थी इसकी, 1800% के आसपास की जंप थी, पिछले 6 महीने में 1500% के आसपास की जंप उन्होंने दिया है, और लगातार यहाँ पे एक नई ऊंचाइयों को छूती नजर आती है, जहाँ पे लगातार निवेशक भी बने हुए हैं। ट्रेडिंग काफी नहीं होता, 1651 नंबर ऑफ शेयर देखने को मिला था, जहाँ पे इसके पीएस वाले में लक्ष्मी वाश का नाम आता है, लक्ष्मी टीसी आती है, कुछ कंपनियां निकल के आती नजर आती है। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हियर।